हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अगेन इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल सी को देखने वाले हैं, जहां हम लोग यूनिट 23 जो कि है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। जितने भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हम लोग अभी DFIs बोल के रेफर करने वाले हैं आगे के क्लास में, उसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि कहाँ स्कोप्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग कंटेंट क्या क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, एवोल्यूशन ऑफ DFIs देखने वाले हैं, गैप्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल सिस्टम उसको देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ DFIs देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ DFIs देखने वाले हैं, रोल ऑफ DFIs देखेंगे हम लोग, चेंजिंग रोल ऑफ DFIs एंड इमर्जेंस ऑफ यूनिवर्सल बैंक्स हम लोग इसको भी देखेंगे, IFCI को देखेंगे, ICICI, IDBI, SIDBI, EXIM, नाबार्ड, NHB, NABFID, हम लोग इन सारी ही चीज़ों को इन डिटेल देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक जो ज़रूरी अनाउंसमेंट करते हैं वो हर बार की तरह कि आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना है। अगर कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है हम लोग वहाँ पोस्ट करते रहते हैं। आप हमारे कमेंट ऑप्शन में भी जाके देख सकते हैं कि कोई पिन कमेंट है क्या। अगर आपको किसी तरह की क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमको नीचे जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल हो रहा है वहाँ पे या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे उसकी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। यहाँ एक फ्री मॉक टेस्ट आपको दिया जा रहा है जो इसी यूनिट से रिलेटेड होगा, उसका QR यहाँ है, आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और बाद में आप इस वीडियो को देखने के बाद इस QR के थ्रू आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपने क्या गेन किया है, व्हाट इज़ योर टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अगर हमारी इनिशिएटिव आपको अच्छी लगती है, ओवरऑल वीडियो अच्छा लगता है, देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बट उसके लिए पहले आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ जाते हैं एवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। RBI tasked with building a financial architecture to mobilize resource for priority sectors। इसमें क्या होता है, IFCI जो है the first DFI established in 1948 followed by State Financial Corporation in 1951। फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग बेसिकली जो हिस्ट्री है पूरी हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हिस्ट्री है उसमें हम लोग जो डेट्स हैं हम लोग उनको इन डिटेल देखेंगे। तो यहाँ देखिए कि जो ICICI है वो 1955 में फाउंड हुआ, LIC जो है वो 1956 में आता है, रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर इंडस्ट्रियल लिमिटेड बाद में जिसको IDBI रीनेम कर दिया गया, दैट इज 1958। यहाँ एक 1 मार्क क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चंस तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ जो डेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जो ईयर है वो इंपॉर्टेंट है, बट कुछ ऐसे जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं कि रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बाद में कैसे रीनेम करा गया, तो ऐसे क्वेश्चन। फिर एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो 1963 में आता है, UTI एंड IDBI जो है दैट 1964 में आता है, फिर REC लिमिटेड एंड वुडको लिमिटेड जो है वो 1969 270 के बीच में आता है, फिर इंडस्ट्रियल रीस्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1971, GIC 1972, NABFID वो 2021 में आता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, आपके लिए एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अ गुड नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर सेट अप आफ्टर 1974। नाबार्ड जो है वो 1981 में, EXIM 1982 में, SCICI लिमिटेड मतलब शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो 1986 में आता है, PFC लिमिटेड जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड IRFC मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन 1986, IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो 1986 में आता है, RCTC जो है रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये फ्रेंड्स क्या है कि आपको एक बार सारे ही जो ये हैं इनको ओवरव्यू करके देख लेना है, आप इसको क्या ग्रुप करके याद कर सकते हैं। NHB जो है वो 1988 में आता है, वहीं TDICI जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ये भी 1988 में आता है। तो आप ऐसे करके इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। SIDBI जो है वो 1989 में आता है, IDFC जो है वो 1997 में आता है। अभी कुछ गैप्स जो हैं वो इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल सिस्टम में वो क्या रह जाता है कि लिमिटेड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अभी क्या है कि कमर्शियल बैंक जो है उनका फोकस कहाँ रहता है, शॉर्ट टर्म लोन की तरफ, वर्किंग कैपिटल, और वो लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस है उससे बचते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो कैपिटल है वो एक लंबे समय के लिए ब्लॉक होता है, सो दे वांटेड शॉर्ट टर्म लोन्स देना है उसको ऐसे। उसमें फिर क्या हुआ, एक
जो गैप्स है उसके रीजंस क्या थे, तो उसमें माल प्रैक्टिसेस वो कैसे हुआ कि सिस्टम सफर्ड फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग फंड मिसयूज, एक्सेसिव स्पेकुलेशन एंड मैनिपुलेशन। ये क्यों हुआ? लोन को फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी इंसान को इतना लोन चाहिए, अभी हम लोग उस तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उसके लिए क्या होगा? स्पेकुलेट करेंगे कि बाद में इतना ज़्यादा हो जाएगा बिजनेस, इसीलिए हम लोग अभी ये दे रहे हैं। दूसरा कि जो लोग लोन ले ले रहे हैं वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। और तीसरा मैनिपुलेशन, मतलब सिस्टम में हम लोग कुछ चीज़ों को आड़ा टेढ़ा बता के जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी क्या है? इनसफिशिएंट इशू हाउसेस, मतलब देयर वाज अ स्कैर्सिटी ऑफ इशू हाउसेस स्पॉन्सरिंग द इशुएंस ऑफ बॉन्ड एंड अदर सिक्योरिटीज। अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक वो क्या होने वाला है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टू सर्व एज एन एजेंट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स। ये जो है क्या है? ये डीएफआईज का ऑब्जेक्टिव है। टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। फिर क्या है? टू एलोकेट द रिसोर्सेज टू हाई प्रायोरिटी एरियाज। टू फोस्टर द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्टिकुलरली इन प्राइवेट सेक्टर। मतलब क्या है कि जो डीएफआईज हैं वो हेल्प कर रही हैं, बचा रही हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को। फोस्टर द पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी टू डेवलप द entrepreneurial skills, to promote the development of rural areas, finance हाउसिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंडस्ट्री। ये सारे ही जो एस्पेक्ट्स हैं हर जगह पे डीएफआईज का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये चीज़ें ग्रो हो रही हैं। मैं इनको पढ़ता जा रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देर इज़ नॉट मच टू एक्सप्लेन। आपको जस्ट ये चीज़ें जो है वो दिमाग में रखनी है। प्लानिंग, प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग इंडस्ट्रीज जो है टू फिल द गैप्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसके बाद coordinating the working of institutions engaged in financing, promoting और developing industries, agriculture और trades। अभी डीएफआईज को हम लोग एक्चुअली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो क्या है? फर्स्ट इज डेवलपमेंट बैंक, सेकंड इज स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन एंड फोर्थ वन इज स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी हम लोग चारों को एक एक करके इन डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रोल क्या है डीएफआईज का इंडियन इकोनॉमी में। तो एक्सटेंडेड टर्म लोन जो है, सेटिंग अप न्यू यूनिट्स और ऑल्सो फॉर एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और रिहैबिलिटेशन फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट्स। अभी टेनोर जो है वो क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज यूजुअली अप टू 10 years का पहले विद सुटेबल इनिशियल मॉरेटोरियम पीरियड। अभी परमिटेड टू इंटरमीडिएट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स market for on lending, and it was set up whereas DFIs borrows medium and long term funds at fixed interest rate for lending for medium and long term projects। तो जो ये DFIs हैं वो आते हैं पिक्चर में, क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमी है उसको कुछ चीज़ें चाहिए कि जैसे इकोनॉमी का जो ग्रोथ है उसको फोस्टर करना है, उसको बचाना है। और जो पहले के जो बैंक्स थे वो क्या थे? वो कहीं ना कहीं स्मॉल एंड मीडियम टर्म लोन की तरफ फोकस था उनका। वहीं अभी इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए और इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए कि यहाँ पर कैपिटा इनकम कम है, तो लॉन्ग टर्म में लोग अगर लोन लेंगे तो उनकी ईएमआई कम आएगी और उनके पास एक लंबा समय होगा अपनी चीज़ों को स्टेब्लिश करने का विदाउट प्रेशर। अभी चेंजिंग रोल ऑफ डीएफआईज एंड इमरजेंस ऑफ यूनिवर्सल बैंक। तो पहले यूनिवर्सल बैंक क्या है? मतलब एक कोई भी बैंक जहाँ पे अंडर दैट बैंक्स अम्ब्रेला सारे ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो तो उसको हम लोग यूनिवर्सल बैंक कहेंगे। जैसे अभी के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीएसयूज जो हैं जिनके पास अपनी सब्सिडरीज हैं, जहां वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और भी जो डे टू डे सर्विसेज हैं, पेंशन डिस्बर्स कर रहे हैं, तो वो जो है यूनिवर्सल बैंक की तरह एक्ट कर रहे हैं। सो पोस्ट लिबरलाइजेशन नरसिम्हन कमेटी 1998, मतलब नरसिम्हन कमेटी 2। तो जो नरसिम्हन कमेटी 2 है उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से डीएफआई जो है उन्होंने कमर्शियल बैंक का एवोल्यूशन चालू किया। अभी इसमें क्या है कि यूनिवर्सल बैंकिंग जो है वो इमर्ज होता है कब? कुछ डीएफआईज जो हैं उनको कमर्शियल बैंक की तरफ स्विच करने का एक रिकमेंडेशन आता है। अलाउइंग द इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अगेन गोल वही है कि जो बैंक्स हैं वो लॉन्ग टर्म की तरफ काम करते रहेंगे बट दे विल गेट द मार्क ऑफ बैंकिंग। नाउ डीएफआईज could transform into banks if they met prudential norms।
अभी आईसीआईसीआई जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड फॉलोइंग आरबीआई नॉर्म्स। अभी इससे पहले वो क्या कर रहे थे, तो जो डीएफआईज हैं उनका कहीं ना कहीं काम लॉन्ग टर्म फाइनेंस की तरफ था और साथ में रीफाइनेंस की तरफ था। वहीं अभी क्या है कि ये आरबीआई की प्रूडेंशियल नॉर्म्स को जस्टिफाई करके वो डायरेक्टली बैंक्स में कन्वर्ट हो गए। नाउ वेरियस एक्सपर्ट committees proposed measure of DFIs to become a universal bank. So ICICI transformation represents the conversion of long-term lending institutions into a commercial bank in India. Now IFCI so established the Industrial Finance Corporation of India on 1st July 1948. So IFCI was the first development financial institutions of India. So again it is 1 mark question, set up to propel economic growth through development of infrastructure and industries. The activities of IFIs can be broadly divided into 2 categories जो कि है financing and promotional. अभी हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जो है वो प्राइमरी फोकस है। वहीं आईएफसी वाज एस्टैब्लिश्ड टू फंड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, प्रोवाइड्स medium and long-term credits for new projects, expansion, diversification, modernization, balancing schemes. Now the assistance includes rupee loan, foreign currency loan, guarantees for deferred payment. deferred payment का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि कोई भी जो पेमेंट है वो फ्यूचर के लिए टाल दिया गया है। नाउ टेलर मेड असिस्टेंस थ्रू स्पेशली डिजाइंड स्कीम्स। फंड बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं includes the equipment finance and leasing, working capital loans and others. The offer advisory services in projects, infrastructure, corporate finance, investment banking and corporate restructuring. वहीं जो promotional activities की बात है तो IFCI plays a key role in stabilizing notable financial institution, stabilize the institutions like MDI, Management Development Institution, ICRA, ICRA, Investment and Credit Rating Agency, TFCI, Tourism Finance Corporation of India, RGVN, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि। सो ये जो है आपको याद रखना है, दिस अगेन वन ऑड वन आउट क्वेश्चन में आ सकता है। Played a significant role in setting up various institutions including the subsidiaries and associates, contributed to the establishment of Stockholding Corporation of India, National Stock Exchange Limited, LIC Housing and TFCI, MDI, ICRA Limited. Now हम लोग ICICI की बात करेंगे जो कि है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज फाउंडेड इन 1955 एज DFI थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड द इंडियन गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक DFI जो है वो टू प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंडियन बिजनेस until the late 1980s. ICICI जो था that was primarily concentrated on project finance only, offering long term funds to various industrial projects. उसके बाद क्या होता है इन 1990s में जब ग्लोबलाइजेशन आता है, जहां से लिबरलाइजेशन चालू होता है, ICICI involved from a DFI course focused on project finance to a diversified financial service provider. So diversified मतलब वो क्या हो गया, वो हो गया यूनिवर्सल। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एन इंडियन इकोनॉमी as Indian economy becomes the more market oriented and globally integrated, the ICICI expanded its range of financial products and services. 1999 में क्या होता है, ICICI becomes the first Indian company, the first non-Japan Asian bank and the financial institution to be listed in New York Stock Exchange. So again, the first financial institution to be listed in New York Stock Exchange is ICICI. The transformation into bank allows ICICI to accept low-cost demand deposits and offer a broader range of products and services. बाद में क्या होता है कि ICICI जो है उसका मर्जर विथ ICICI बैंक के साथ करा दिया जाता है और एक फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक जो है वो क्रिएट हो जाता है। वहीं पे उसके तुरंत बाद क्या होता है कि ICICI लिमिटेड जो है उनकी पावर सीज कर दी जाती है DFIs की। अभी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि मेजर ऑब्जेक्टिव जो था वो मीट द नीड ऑफ इंडस्ट्री
और परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म फंड्स इन प्राइवेट सेक्टर। तो जो कोई भी डीएफआई है उसका जो पहले फंड जो ऑब्जेक्टिव होता था वो होता था कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस देके स्टेबलाइज करना। नाउ द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेशंस वर टू असिस्ट द क्रिएशन ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन ऑफ द बिजनेस, टू stimulate private ownership of industrial entity, to provide equipment finance, to provide rehabilitation of industrial units। अभी functions of ICICI में क्या है कि अगेन वही लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म। दूसरा, sponsored and underwrote new issue of shares and other securities, guaranteed loan taken by enterprises from other lenders, offered project advisory services to private sector company in प्री इन्वेस्टमेंट स्टेज। वहीं अंडर राइटिंग का जो काम है, एक्सप्लेन्ड एज द प्रोसेस वेयर द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल अज्यूम द फाइनेंशियल रिस्क फॉर अ फी। फिर टाइप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ आईसीआईसीआई, उसमें क्या है, द कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स फाइनेंस इन द फॉलोइंग फॉर्म्स: अंडर राइटिंग ऑफ पब्लिक इश्यूज and offer or sell the industrial bonds। अभी वहीं direct subscription to such industries securities, extended rupees loan payable over the period up to 15 years। वहीं providing the similar loans to in foreign currencies for the payment of imported capital equipment and technical services। अभी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस में जो है वो क्या आता है, मर्चेंट बैंकिंग, जहाँ स्टार्टेड मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन फॉर फाइनेंशियल एडवाइस एंड रिस्ट्रक्चरिंग। वहीं एनआरआई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट मतलब एक्सपेंडेड टू ऑफर काउंसलिंग फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया टू नॉन रेसिडेंट इंडियंस। अभी इंस्टीट्यूशन सेटअप प्रमोटेड बाय आईसीआईसीआई, तो इसमें कौन कौन से थे, आईसीआईसीआई ब्रोकरेज सर्विस लिमिटेड 1995, 100% subsidiary of ISEC, set up in March 1995। वहीं ICICI Credit Corporation 1997, initially established in 1997, later renamed ICICI Personal Finance Services Limited in 1999। सो अगेन इस तरह के ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं उनके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम सरफेस लेवल पे ये पढ़ के चले जाएंगे कि आईसीआईसीआई क्रेडिट कॉर्पोरेशन जो है वो 1997 में, लेकिन उसी को बाद में रीनेम कब करा गया, तो ये क्वेश्चन जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईसीआईसीआई कैपिटल सर्विस लिमिटेड जो है वो 1994 ओरिजिनली जो है वो सेटअप हुआ था एससीआईसीआई जो 1994 में, फिर ये इट हैज बिकम wholly owned subsidiary of erstwhile एससीआईसीआई लिमिटेड। फिर क्या है कि हाउसिंग, तो उसमें कौन है, एच डी एफ सी। सो आईसीआईसीआई प्रमोटेड एच डी एफ सी टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर रेसिडेंशियल होम्स टू इंडिविजुअल्स इन मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप। सो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज क्रिसिल, इसमें क्या है कि एस्टैब्लिश्ड इन एसोसिएशन विथ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। वहीं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, it promoted to finance the transfer and upgradation of technology। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखने वाले हैं आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको स्टैब्लिश किया गया टू एक्सपीडिट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इमर्ज टू एड्रेस द डाइवर्स इंडस्ट्री नीड। उसमें से एक जो है वो आईडीबीआई है, लेकिन इनमें क्या हुआ, ड्यू टू लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन इनका जो रिजल्ट था वो ओवरलैप हो रहा था और जो डुप्लीकेट एफर्ट लग रहा था। तो फिर क्या होता है 1964 में एक होली ओन सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका काम था जो एक एपेक्स इंस्टीट्यूट की तरह काम करेगा, और इसका काम था सबके बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना, कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शन ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनटू अ डेवलपमेंट बैंकिंग सिस्टम। वहीं पे क्या है कि ओनरशिप ट्रांसफर जो हो जाता है इसका, वो क्या होता है, ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 1976। मतलब कि 1964 में जो ये था ये होली ओन्ड सब्सिडरी था इसका, आरबीआई का।
लेकिन 1976 में इसको जो है पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, चेंजिंग आरबीआई स्ट्रक्चर टू अ स्टेट ओन्ड ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन। इसका शेयर कैपिटल क्या था? आईडीबीआई वाज इनिशियली फॉर्म्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 करोड़। लेटर इसको इंक्रीज करके कितना किया गया? 2000 करोड़, और एक्सपेंडेबल कितना था? अप टू 5000 करोड़। अभी बोरोइंग्स जो है उसमें क्या है कि ऑथराइज टू रेज रिसोर्सेज थ्रू बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी आईडीबीआई के फंक्शन अगेन वही कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है इनका। ये एपेक्स इंस्टीट्यूट की तरह काम करते हैं। इनका काम है रीफाइनेंस करना, इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एंड शेड्यूल्ड बैंक को, जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स को फाइनेंस कर रहे हैं। वहीं इनको टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना है। ये क्या है कि ओवरटुक मार्केट सर्वे, टेक्नो इकोनॉमिक स्टडीज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर क्या है कि ये डायरेक्ट लोन ग्रांट करते हैं इनको इंडस्ट्रियल कंसर्न। इनके ऑपरेशंस की बात करें तो 1964 में इनका इंसेप्शन होता है। उसके बाद ये डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, कैसे? इंक्लूडेड प्रोजेक्ट फाइनेंस, सॉफ्ट लोन्स, टेक्निकल डेवलपमेंट फंड्स, रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस फॉर सिक यूनिट्स। अभी वहीं पे रीफाइनेंस सपोर्ट जो है वो इनडायरेक्ट के मामले में बात करें तो इंडस्ट्रियल लोन, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिजनेस, सीड कैपिटल असिस्टेंस फॉर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। प्रमोशन एक्टिविटीज कैसे है इनका कि टू प्रोवाइड अफोर्डेबल कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू एंटरप्रेन्योर्स, स्पेशली किनको? न्यू एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को। आईडीबीआई जो है कोलैबोरेट करती है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, स्टैब्लिश करती है एक नेटवर्क टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन टीसीओ अक्रॉस द कंट्री। और इनका काम क्या है? टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर वेंचर। अभी रिवर्स मर्जर ऑफ आईडीबीआई विथ आईडीबीआई बैंक, ये क्या था? 2004 में द फॉर्मर आईडीबीआई वाज कन्वर्टेड इनटू अ banking company as IDBI Limited to overtake the entire range of banking activities while continuing to play its DFI। अब हम लोग बात करने वाले हैं सिडबी। सिडबी का काम क्या है? प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर इंस्टीट्यूशन। इनका ऑपरेशन जो है वो कब स्टार्ट होता है? 1990 में। ये एक as a subsidiary of IDBI taking over the small scale sector portfolio from IDBI। तो IDBI के पास जो छोटे पोर्टफोलियोज थे उनको क्या है कि वहां से निकाल के और सिडबी में डाल दिया जाता है। प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग एंड फाइनेंसिंग MSME सेक्टर लोन, promote the clean production and energy efficiency। Functions include financing, promotion, development, and coordination for a orderly growth of the MSME sector। इनका फंक्शन फिर से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस सेम, कि ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं MSME सेक्टर में। रीफाइनेंस भी करते हैं ये प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को एंड MSME यूनिट्स को। मार्केट एक्सपेंशन कैसा है? चैनल फॉर MSME सेक्टर प्रोडक्ट्स डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। वहीं एडिशनल सर्विसेज इनके क्या है? फैक्टरिंग, लीसिंग to MSME industrial concerns। promotion of employment, promote employment oriented industries। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्या है कि वहां प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है। तो उसके लिए जरूरत था कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज लगाए जाए जो एम्प्लॉयमेंट के कंसर्न को एड्रेस कर सके। तो उसके लिए क्या है कि सिडबी एट अ स्मॉल लेवल फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज ये कैटर कर रहे थे और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे थे टू प्रिवेंट माइग्रेशन। अभी वही टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो है उसमें भी सिडबी का रोल है, जहां मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स, जो यूनिट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कैसे अपग्रेड कराया जाए टेक्निकली।
ensure timely flow of credit for working capital and term loans to MSME units in collaboration with commercial banks. डायरेक्ट फाइनेंसिंग में है कि ऑफर वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस, टर्म लोन असिस्टेंस, फॉरेन करेंसी लोन्स, इक्विटी सपोर्ट, एनर्जी सेविंग स्कीम्स फॉर एमएसएमई सेक्टर। वहीं इनडायरेक्ट फाइनेंस जो है उसमें क्या है कि प्रोवाइड रीफाइनेंस टू पीएलआईस। रीफाइनेंस मतलब कि बैंक ने ऑलरेडी एमएसएमई लोन डिसबर्स कर दिया है, फाइनेंस कर दिया है, अभी बैंक को जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सपोर्ट की केसेस में क्या है कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया, अभी पैसा ड्यू है, आप बिल लेके आओ, उसको रीडिस्काउंट करेंगे, रीफाइनेंस करेंगे, ऐसा। इनेबल क्रेडिट फ्लो टू एमएसएमई सेक्टर, इससे क्या होगा कि जो एमएसएमई सेक्टर है उनका जो पैसा है वो ब्लॉक नहीं होगा, वो रोटेशन में चलता रहेगा। माइक्रो फाइनेंस मतलब ऑफर्स माइक्रो फाइनेंस टू स्मॉल बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर। Indirect finance again, refinance to bank, NBFCs and small finance bank. So provides refinance support, assistance to NBFC, support NBFCs including registered loan companies in providing financial assistance to MSME enterprises. फिर small finance bank जो है उनको assistance देना, उसका मतलब क्या है कि strengthen equity and resource based small finance banks through refinancing support. Micro lending schemes to create an institute to provide microfinance services to economically weak individuals. Responsible finance initiative to promote cooperation and right lending practice in financial sector. Beyond microfinance, support entrepreneurs in transitioning from microfinance to large loans at affordable rates. एडिशनल प्रोडक्ट्स क्या हैं कि स्टार्टअप लाइफ साइकिल विथ सिडबी इंटरवेंशंस, तो इसमें सपोर्ट करते हैं ये स्टार्टअप्स को एंड वेंचर्स को फॉर फंडिंग थ्रू बैंक, एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक। वहीं फंड फॉर स्टार्टअप, अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव सपोर्टिंग alternate investment funds to contribute to the growth of innovation driven enterprises. Aspire Fund, the focus is on providing financial backing to startups to in the initial stage of setting up manufacturing and services. India Aspiration Fund, set up with RBI support to promote equity and equity based investments in startup and MSME sector. अभी हम लोग बात करने वाले हैं एग्जिम बैंक की। तो एग्जिम बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन March 1982 under the Export Import Bank Act 1981, wholly owned by Government of India. इनका काम क्या, फॉर्म टू फाइनेंस, फैसिलिटेट, प्रमोट द फॉरेन ट्रेड्स इन इंडिया, सर्विंग एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्विंग इन फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इनका जो है फंक्शन वो एज एपेक्स इंस्टीट्यूशन promoting finance foreign trades with both domestic and overseas offices, emerged due to the need for specialized banks to support the project's exporters, Ministry of Commerce backing, and push for export promotion, lending to its establishment in 1982. इनका फंक्शन हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर से वही फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया एंड कंट्रीज फ्रॉम अदर देन इंडिया। अभी फाइनेंसिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ मशीन and machinery on the lease or hire purchase basis as well, providing refinance services to banks and financial institution for their financing of foreign trades. वहीं फिर से कि financial assistance to businesses setting up joint ventures in a foreign country, technical and other assistance to importers and exporters, undertaking the function of merchant bank for importer and exporter in transaction of foreign trades. वहीं underwriting share and debenture of companies engaged in foreign trades, extending short-term loans, line of credit to foreign banks and government, providing business advisory services, expert to Indian exporters in respect of multi-point projects in foreign country. So friends, ये जो फंक्शंस हैं आपको इनको ध्यान रखना है, यहाँ से कुछ ऑड वन आउट क्वेश्चंस सीधे सीधे निकल के आ सकते हैं। अभी एग्जिम बैंक की हम लोग बात करें, यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो बायर्स क्रेडिट, कॉर्पोरेट बैंकिंग, लाइन ऑफ क्रेडिट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस। बेसिकली जो है
ये 5 जो काम है उनको हम लोगों को थोड़ा डिटेल में देखना है, और ये जो है इनसे ऑड वन आउट क्वेश्चंस भी निकल के आ सकते हैं। वहीं सर्विसेज में क्या है कि मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विसेज, रिसर्च एंड एनालिसिस, एक्सपोर्ट एडवाइजरी सर्विसेज। तो हम लोग सबसे पहले ऐसे देखते हैं कि बायर्स क्रेडिट, यहाँ क्या होता है, अलाउस ओवरसीज बायर टू ओपन एलसी फॉर इंडियन एक्सपोर्टर। आपको एलसी का पूरा पता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन करा हुआ है कि जहां पे दो ट्रेडर्स के बीच में एक ट्रस्ट इश्यू होता है तो वहां पे एलसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फैसिलिटेटिंग द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन डेफर्ड पेमेंट टर्म, मतलब कि बाद में पेमेंट देने वाली बात। और एलसी कहाँ आता है कि जहां पे ए और बी दो लोग जो हैं वो एक ट्रेड को स्टेब्लिश कर रहे हैं, जहां उनको जहां होना क्या है कि ए ने ऑर्डर दिया है तो इनको पेमेंट करना है, बी को वहां से मशीन भेजना है। तो अब ये दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं है, इनको ट्रस्ट इश्यू है, तो यहाँ पे क्या है, एक बैंक का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी बैंक का काम यहाँ क्या होगा कि बैंक का काम है कि एक एलसी ओपन करना जहां ये ऑर्डर जा रहा है, फिर एक एलसी भी यहाँ जाएगा। जब ये यहाँ से सामान बी टू ए को भेजेंगे तो बिल जो है वो बैंक के पास जाएगा, और वो बिल जो है वो बैंक इनको हैंड ओवर करेगी कब, ऑन द रिसिप्ट ऑफ ऑन पेमेंट। पहले यहाँ से पेमेंट इनको जाएगा, फिर यहाँ इनके पास बिल आएगा, फिर यहाँ से ये इनको भेजेंगे बी टू ए, और यहाँ से वो जो बिल है वो लेके और जो कीज हैं कंटेनर का या फिर जो रिसिप्ट है वो ए को हैंड ओवर करा जाएगा। तो ये एक बेसिक साइकिल है, इसके लिए हम लोगों ने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में उसको टैग करा हुआ। अभी कॉर्पोरेट बैंकिंग, तो कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या है कि प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एड्रेसिंग लॉन्ग टर्म लोन रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, इक्विपमेंट परचेज एंड R&D। वहीं लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करें तो एक्सटेंड्स लाइन ऑफ क्रेडिट टू हेल्प Indian exporters enter new market, expand existing ones without payment risk from overseas exporters. Overseas investment finance facilitate Indian companies access to foreign market, provides term loans for equity investment in overseas joint ventures, wholly owned subsidiaries. वहीं पे क्या है कि सपोर्ट ऑनवर्ड्स लेंडिंग टू ओवरसीज एंटिटीज एंड ऑफर गारंटीज फैसिलिटीज फॉर टर्म लोन्स और वर्किंग कैपिटल। अभी मार्केट एडवाइजरी सर्विसेज की बात करें तो उसमें क्या है, प्रमोशनल रोल टू एनहेंस द एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन कंपनी, असिस्ट इन लोकेटिंग ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स, बायर्स एंड पार्टनर्स। वहीं सेटिंग अप ऑफ प्लान्स प्रोजेक्ट, acquiring overseas companies, organize workshop and events to help companies design and package their product for international market। अभी रिसर्च और एनालिसिस में क्या होता है कि मॉनिटर ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक ट्रेंड्स टू एनालाइज देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन एंड अदर डेवलपिंग economies, operates by a team of experienced economists and strategists। एक्सपोर्ट एडवाइजरी सर्विसेज की बात करें तो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एडवाइजरी एंड सपोर्ट सिस्टम, असिस्ट एक्सपोर्टर्स इन evaluating international risk, exploiting export opportunities and enhancing competitiveness। तो ये सारे जो रोल हैं वो एग्जिम बैंक के हैं। अभी हम लोग नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड जो है वो इस्टेब्लिश होता है जुलाई 1982 में टू अ ब्रॉडर रोल ऑफ बैंक क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो है ये CRAFI इसके रिकमेंडेशन पे बनता है। अभी हम लोग देखते हैं कि CRAFI क्या है, तो ये कमिटी टू रिव्यू अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज शिवरामन कमिटी, क्योंकि इस कमिटी को जो चेयर कर रहे थे केवल बी शिवरामन। तो ये आपको याद रखना है, ये अगेन एक 1 मार्क क्वेश्चन है। एज अ कोऑर्डिनेटर इन रूरल क्रेडिट प्लानिंग एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ऑपरेशन, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान्स जो है उसमें भी ये मदद करता है। प्रोवाइड्स
advisory support to government, RBI and other organization on agriculture and rural development policies. वहीं credit functions में क्या है कि provides refinance support to state cooperative banks and RRBs, support seasonal agriculture operation, input distribution and crop marketing. अभी जो promotional and development functions हैं इसके वो क्या है? Implements program for agriculture and rural development including climate change, watershed development, tribal livelihood under tribal development funds. अभी institutional development function क्या क्या है? Provide policy, financial and technical support to rural credit cooperative through consultation, financial aid from cooperative development funds and technical assistance through training, establishment and CPEC लखनऊ. अब सुपरवाइजरी फंक्शन क्या है? कंडक्ट द स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शंस और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, district centralized cooperative banks and RRBs under the RBI regulation, Banking Regulation Act, BR Act. अभी फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं NHB जो है वो 1987 में इस्टेब्लिश होता है और इसका जो पूरा काम था वो एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह ही फंक्शन करता है हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए. इसमें इनिशियली जो है वो RBI कॉन्ट्रीब्यूटेड एंटायर पेड अप कैपिटल. इन 2019 RBI डी-वेस्टेड मतलब डी इन्वेस्टमेंट होता है और ये जो है फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड सब्सिडरी बन जाती है. अभी इनका जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट अ साउंड, हेल्दी, वाइबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम टू ऑल द पॉपुलेशन सेगमेंट. अगेन develop a network for dedicated housing financial institutions, various regions and income groups. अभी यहाँ क्या है कि हाउसिंग सेक्टर में एक चैनलाइज्ड वे में इनको जो है वो रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना है. फिर मेक हाउसिंग क्रेडिट मोर अफोर्डेबल. फिर इनको क्या है कि रेगुलेट करना है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को बेस्ड ऑन रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी. एनकरेज ऑगमेंटेशन ऑफ buildable land and building material for housing. Encourage public agencies to facilitate the supply services land for housing. Financial role क्या है कि support the housing finance sector by providing refinance to primary lenders for eligible housing loans to individuals, beneficiaries and project loans to implementing agencies. अभी promotion and development role क्या कि promotes housing finance institution to improve and strengthen the credit delivery network for housing finance in the country. Supervisory and regulatory role क्या है कि regulates the housing finance system to prevent conduct detrimental to the interest of depositors and housing finance institution. Legal framework इसका ready करना और operates within the provision of National Housing Bank 1987. तो फ्रेंड्स NHB जो था वहां पे क्या था कि वो रीफाइनेंस का ही काम एक्चुअली करती है. अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट 2021. सो ये एक इम्पॉर्टेंट है 2021 की वजह से. सपोर्ट लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स मार्केट. आपको पता है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काफ़ी काम हो रहा है और इवन सिंस वी आर अ ग्रोइंग नेशन यहाँ बहुत ज़्यादा काम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में चल रहा है. तो यहाँ पे क्या है कि हमको एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की टेक केयर कर सके. सो सबसे पहले 1000 crores डिवाइडेड इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. चैप्टर 4 में इसके क्या है कि आउटलाइन फंक्शंस पावर्स इंक्लूडिंग फॉर्मिंग सब्सिडरीज or joint ventures, coordinating operations with other institutions in infrastructure finance and setting up trust for financing projects. वहीं जो चैप्टर 6 है उसका काम है addresses the financial aspects including accounts, audits and reporting resources for NABFID. इनका जो चैप्टर 7 है वहाँ क्या है कि various miscellaneous aspects such as rules for setting up other development financial institution, power of the central government and board, protection of actions taken in good faith, obligation, secrecy and indemnity of directors. Section 41 जो है that is Bankers Book of Evidence 1981 applies to
NABFID as if it were a bank। वहीं 1943 की बात करें तो नो प्रोविजन ऑफ लॉ रिलेटेड टू वाइंडिंग अप कंपनीज एप्लीकेबल टू NABFID। वाइंडिंग अप कैन ओनली बी डन बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मैनर डायरेक्टेड बाय इट। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये जो हमारा कंटेंट है वो पसंद आया होगा। यहाँ हम लोग ओवरव्यू ऑफ DFIs की बात कर रहे थे, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चंस आएंगे। अगर कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आते भी हैं जहाँ मल्टीपल ऑप्शंस में से आपको चूज करना है तो वो काफ़ी लॉजिकल होगा। अगर आप इस वीडियो को ऑलरेडी देख चुके हैं तो आई होप कि आप उन चीज़ों को बहुत आसानी से टैकल कर पाएंगे। आप उसके लिए आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपने जो वहाँ पढ़ा है उसको आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो, क्योंकि हम लोग जहाँ भी इट वॉज रिक्वायर्ड टू बी एलोबरेटिव वी वर, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हम लोगों ने स्ट्रेट इसको एक रीडिंग दिया है। तो आप इस मटेरियल को, इस मॉक टेस्ट को एक बार अटेम्प्ट करिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और साथ में आपको नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा। अगर आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है फॉर स्टडिंग इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे तो आप हमको रीच कर सकते हैं ऑन द नंबर गिवन बिलो। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।